Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 100 MCQs रिलेटेड टू एंशियंट हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी क्योंकि हम एंशियंट हिस्ट्री का हर एक एस्पेक्ट कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कोलोसल फिगर ऑफ कृष्णा एफर्टलेसली लिफ्टिंग अप गोवर्धन माउंटेन कैन बी फाउंड। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाराणसी। तो वाराणसी में लॉर्ड कृष्णा इनका एक कोलोसल फिगर है जो जिसमें लॉर्ड कृष्णा एफर्टलेसली गोवर्धन माउंटेन को होल्ड करते हुए दिखाई देते हैं। सो द कोलोसल फिगर ऑफ कृष्णा एफर्टलेसली लिफ्टिंग अप द गोवर्धन माउंटेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन फ्री स्टैंडिंग स्टोन इमेज बिलोंगिंग टू द गुप्ता पीरियड। तो देखिए जो ये इमेज है, जो ये कोलोसल फिगर है, ये प्रेजेंट है वाराणसी में और गुप्ता पीरियड के टाइम का ये फिगर है एंड इट इज लोकेटेड इन वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following was the most powerful and aggressive ruler of Haryanka dynasty? The right answer will be option number B यानी कि अजात शत्रु। तो अजात शत्रु was one of the most powerful and aggressive ruler of the Haryanka dynasty। ये आपने ध्यान में रखना है। तो हरियांक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे बिंबिसार। यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। सो अजात शत्रु द सन ऑफ बिंबिसार was the most powerful and aggressive ruler of Haryanka dynasty। He is believed to have killed his father and seized the throne। तो ऐसा माना जाता है कि जो अजात शत्रु थे इन्होंने अपने फादर को भी मार दिया था इन ऑर्डर टू गेट द थ्रोन। ही फॉलोड हिज फादर्स एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ऑफ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। तो अपने फादर की जो एक्सपेंशन करने की पॉलिसी थी ऑफ इन रिलेटेड टू मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, ये भी इन्होंने फॉलो की थी अजात शत्रु ने। ये आपने ध्यान में रखना है। बिंबिसार वॉज द फाउंडर ऑफ दिस हरियांक डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फादर ऑफ बिंदुसार? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ही वॉज द फादर ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार वॉज born in 320 BCE and was the second Mauryan emperor of India who ruled the empire from 297 BCE to 273 BCE। Bindusar, he was the son of the famous and the great ruler Chandragupta Maurya। He was the son of Chandragupta Maurya, the founder of the Mauryan dynasty, who was guided by the famous economist and philosopher चाणक्य। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके चीफ इकोनॉमिस्ट इनका नाम था चाणक्य, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। Next question, which of the following committee was responsible for collecting tax in Mauryan administration? Right answer will be option number A, टैक्स कलेक्शन कमेटी। तो टैक्स कलेक्शन कमेटी प्रेजेंट थी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। ये आपने ध्यान में रखना है। सो इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन द कमेटी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट टैक्स वॉज टैक्स कलेक्शन। द कमेटी कलेक्टेड 1/10 ऑफ द प्राइसेस ऑफ द आर्टिकल्स और प्रोडक्ट्स सोल्ड एज टैक्स। तो ये कमेटी का काम क्या था कि ये टैक्स कलेक्ट करती थी ऑफ अबाउट 1/10 ऑफ द टोटल प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। तो टोटल आर्टिकल का जो 1/10 प्राइस होता था उतना टैक्स ये कलेक्ट करती थी of any article। So the punishment for any fraud in the payment of this tax was death penalty। और simply जो punishment थी for any kind of fraud वो direct थी death penalty। ये भी आपने ध्यान में रखना है। Next question, when did the war of Sindh take place? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि 712 AD में सिंध का बैटल लड़ा गया था। सो द बैटल ऑफ सिंध टुक प्लेस इन द ईयर 712 BC। इट वाज फॉट बिटवीन राजा दाहिर एंड मोहम्मद कासिम। यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच साक रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पॉर्टेंट इरीगेशन वर्क्स इन सौराष्ट्र? तो जो सौराष्ट्र का एरिया है यहाँ पर कौन से साक रूलर रिस्पॉन्सिबल है इरीगेशन वर्क के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरीगेशन फैसिलिटीज इन द सौराष्ट्र रीजन। The Sak ruler Rudradaman was responsible for important irrigation works in Saurashtra region. His military achievements, his territories and his many personal qualities are highlighted in the famous जूनागढ़ inscription। तो देखिए जूनागढ़ inscription में जो रूलर रुद्रदामन थे इनके बारे में, इनकी अचीवमेंट्स के बारे में, इन्होंने कौन कौन से वॉर्स को जीता था और इनकी पर्सनल क्वालिटीज़ को हाईलाइट किया गया है जो लिखी गई थी 150 AD में।
इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन टू बी रिटन इन संस्कृत, और ये संस्कृत में लिखा हुआ वन ऑफ द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन माना जाता है, जूनागढ़ का इंस्क्रिप्शन। Next question. The last ruler of the Mauryan dynasty who was assassinated by Pushyamitra Shung, his commander in chief was। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहदत्त। तो बृहदत्त ही वॉज असैसिनेटेड बाय हिज चीफ, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और इन्होंने शुंग डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। उसके बाद आफ्टर द last ruler of the Mauryan dynasty, Brihadatha was assassinated. Brihadatha was assassinated in 185 BCE during a military parade by his commander-in-chief of his guard, the Brahmin general Pushyamitra Shung, when he took over the throne and established the Shung dynasty। तो इन्होंने पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने शुंग डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट या स्थापना की थी आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ द लास्ट मौर्यन रूलर बृहदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाहियान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पीरियड पर फाहियान इंडिया आए थे। फाहियान वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड ऑन अ रिलीजियस मिशन। तो चंद्रगुप्त सेकंड ही वॉज इनके रीन के टाइम पर आए थे फाहियान, और ये एक रिलीजियस मिशन के लिए आए थे। ही ट्रेवल्ड बाय फुट फ्रॉम चाइना टू इंडिया एंड रिटर्न बाय सी रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु ऑथर्ड द फेमस बुक अष्टाध्यायी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि पाणिनि। तो पाणिनि ही ऑथर्ड द बुक अष्टाध्यायी, ये आपने ध्यान में रखना है। अष्टाध्यायी यानी कि इसका मतलब होता है 8 चैप्टर्स। सो अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय पाणिनि। पाणिनि वॉज एन एंशियंट संस्कृत physiologist, grammarian, and a revered scholar in ancient India, considered as the father of linguistics। तो इनको father of linguistics के नाम से भी जाना जाता है पाणिनि को। Also he is known as the father of Sanskrit grammar। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आचारंग सूत्र इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैनिज्म। तो जैनिज्म से एसोसिएटेड थे आचारंग सूत्र, ये आपने ध्यान में रखना है। आचारंग इज वन ऑफ द फर्स्ट 12 अंगास, अ पार्ट ऑफ द अगमास विच वर कंपाइल्ड ऑन द बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ महावीर। तो महावीर की जो टीचिंग्स थी, लॉर्ड महावीर की जो टीचिंग्स थी, उनके बेसिस पर कुछ रिलीजियस टेक्स्ट, जिसको अगमास कहा जाता है, इनको कंपाइल किया था। और इनको कंपाइल करने के में जो अंगास प्रेजेंट थे, उनमें से वन ऑफ द 12 अंगास में से एक थे आचारंग सूत्र, belonging to the Jainism religion। Next question. Who among the following had written the famous book called as Rajvali Pataka? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंडित प्रजाभट्ट। तो पंडित प्रजाभट्ट इन्होंने लिखी थी ये फेमस बुक राजवली पताका, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द ऑथर ऑफ सी यू की। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुन सांग। तो हुन सांग ही ऑथर्ड द बुक सियुकी। सियुकी वॉज रिटन बाय चाइनीज पिलग्रिम मॉन्क एंड स्कॉलर ह्यून सान यांग। ही रिजाइडेड इन इंडिया फॉर 17 years, इनका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ही विजिटेड कन्नौज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पर भी ये जो ह्यून सांग थे, इन्होंने इंडिया में विजिट किया था, ये आपने ध्यान में रखना है। Next question. Which of the following was the main source of income in the Mauryan administration? Right answer will be option number D, यानी कि land revenue। So land revenue was the main source of income in the Mauryan administration। The Mauryas maintained a huge standing army। So the state taxes were insufficient to maintain such a huge army, so they started to regulate certain economic activities to generate more revenue। तो देखिए जो मॉडर्न एम्पायर था उसकी काफ़ी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी थी, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन इट उनको बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू चाहिए था ताकि वो इकोनॉमिकली स्टेबल हो सकें। देयरफॉर जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो था लैंड रेवेन्यू। द मेन सोर्स ऑफ इनकम वॉज लैंड रेवेन्यू ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। Next question.
विच चाइनीज ट्रेवलर केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षवर्धन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, ह्यून सांग। तो ह्यून सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ह्यून सांग और Xuanzang was a Chinese Buddhist monk who traveled over land from China to India during the reign of King Harshvardhan to obtain Buddhist scriptures। तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के सर्च में आए थे हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। कौन आए थे? ह्यूनसांग। एंड हर्षवर्धन ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मोस्ट डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेदा। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु रिवर। तो ऋग्वेद जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेद है अमंग द 4 वेदास, कौन कौन से 4 वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। तो ये 4 वेद हैं और इनमें से जो ऋग्वेद है इट इज कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट वेद, और इसमें जो सिंधु रिवर है इट इज द मोस्ट मेंशन्ड रिवर एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर इज सरस्वती। तो द मोस्ट मेंशन्ड रिवर कौन सी है? सिंधु रिवर। और मोस्ट प्रोमिनेंट रिवर कौन सी है? सरस्वती। द ऋग्वेद मेंशन्स सरस्वती रिवर as between the Yamuna to the east and river Satluj to the west. Next question, in which Ved the battle of 10 kings or Dasarjan युद्ध was fought? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के टाइम पर जो बैटल ऑफ 10 किंग्स या फिर दशार्जन युद्ध था ये लड़ा गया था। अगर हम बात करें किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो वैदिक किंगडम्स ऑफ द भरतास अगेंस्ट द त्रस्तु भरत सुदास। तो इन दोनों के बीच में लड़ा गया था, इन 2 पार्टीज के बीच में लड़ा गया था। लोकेशन थी इसकी रावी रिवर के पास पंजाब में, और टाइम पीरियड था ये 14th सेंचुरी BCE, और सोर्स था इसका ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following who issued the purest gold coins in India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुशान्स। तो कुशान्स के टाइम पर इंडिया में प्योरेस्ट फॉर्म की गोल्ड कॉइन्स को इशू किया गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। कुशान डायनेस्टी इज नोन फॉर इट्स प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स। कुशान्स वर इंडो ग्रीक, रूल्ड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। The Kushan dynasty came up with a revolution in the coinage in the country। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कुशान डायनेस्टी थी वो कॉइन्स के मामले में हमारी कंट्री में रिवॉल्यूशन लेकर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ बिम्बिसार? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रेनिक। सो श्रेनिक वॉज द अदर नेम ऑफ द फेमस रूलर बिम्बिसार। एज पर द जैन लिटरेचर बिम्बिसार हुज रियल नेम हु वॉज द फाउंडर ऑफ द हरियांग डायनेस्टी। तो हरियांग डायनेस्टी के फाउंडर थे बिम्बिसार, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज श्रेनिक, तो इनका निक नेम था श्रेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टोन एज द कंपोजिट टूल स्टार्टेड अपीयरिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेस? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, यानी कि मेसोलिथिक पीरियड। तो मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पर कंपोजिट टूल्स आने लग गए थे। कंपोजिट टूल्स बेसिकली बनने लग गए थे, बनाए गए थे बाय ह्यूमन बींग्स। सो अर्ली ह्यूमन बींग्स द्वारा बनाए गए थे मेसोलिथिक एज में कंपोजिट टूल्स। वन ऑफ द की एस्पेक्ट ऑफ द मेसोलिथिक एज वॉज द रिडक्शन इन द साइज एज वेल एज एस्टैब्लिश टूल टाइप्स। तो देखिए जो रिडक्शन किया गया था वो साइज में किया गया था ऑफ द स्टोन टूल्स। द कैरेक्टरिस्टिक टूल्स ऑफ दिस एज वर माइक्रोलिथ्स, मिनिएचर स्टोन टूल्स यूजुअली मेड अप ऑफ क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका। Next question, which among the following is known as the father of prehistoric archaeology in India? Right answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस। सो रॉबर्ट ब्रूस इज नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी इन इंडिया। रॉबर्ट ब्रूस फूटे or simply Foote, it is pronounced as Foote, a British geologist and archaeologist often considered to be the founder of the study of prehistory of India। तो इनको कहा जाता है as the father of or the founder of the prehistory in India, ये आपने ध्यान में रखना है। Next question, which of the following is a collection of magic spells and charms to ward off the evil spirits and diseases? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में
मैंशनड है अबाउट द कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड चार्म्स। तो मैजिक स्पेल्स यानी कि जादू टोने के बारे में मैंशनड है अथर्ववेद में, यानी कि ऐसी ट्रिक्स के बारे में मैंशनड है जिसके थ्रू एविल स्पिरिट्स और डिजीजेज यानी कि बीमारियों को और बुरी आत्माओं को दूर करने के जो तरीके हैं दे आर मैंशनड इन द अथर्ववेद। सो ये लास्ट वेद है, यानी कि द लास्ट वेद अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स and charms to ward off the evil spirits and diseases. It is considered a non-Aryan work and is the latest addition to the Vedas in the later Vedic age. तो later Vedic age में इसे as a Veda include किया गया था. Next question. World's first oil paintings have been found in which of the following countries? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में वर्ल्ड की रीसेंट ऑयल पेंटिंग्स, वर्ल्ड की फर्स्ट ऑयल पेंटिंग्स पाई गई हैं। सो वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल पेंटिंग्स वर फाउंड इन अ बामियान केव्स इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की बामियान केव्स में ये ऑयल पेंटिंग्स पाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग फ्रॉम विच प्लेस द रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरिकामेडू। तो अरिकामेडू से रोमन कॉइन्स पाए गए हैं रिसेंटली, ये आपने ध्यान में रखना है। सो एंशियंट रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन द कोस्टल टाउन ऑफ अरिकामेडू, जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ganikas refer to which of the following during the early medieval period? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि prostitutes। तो prostitutes को कहा जाता था as Ganikas during the time of early medieval period. So Ganikas were as a class of prostitutes that existed as a distinct social unit during the time of medieval period. A Ganika was expected to possess high qualifications with respect to both body and mind. Next question. Who among the following was the founder of the state of मत्स्य? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विराट। तो मत्स्य जो स्टेट था इसके फाउंडर थे विराट। सो Matsya was one of the 16 Mahajanpadas mentioned in the Buddhist text of Anguttara Nikaya. तो Anguttara Nikaya में mentioned है about the Matsya state, about the 16 Mahajanpadas, जहाँ पर जो मत्स्य जनपद था, महाजनपद था, इसके जो फाउंडर थे वो विराट थे। So the founder of the kingdom of Matsya was Virat. It consisted of the present day of Alwar, Jaipur and Bharatpur. Next question. What was the high-level businessman called in the 6th century BCE? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि सेठी। तो सेठी कहा जाता था टू द हाई लेवल बिजनेसमैन क्लास इन सिक्स सेंचुरी बीसीई। सो ड्यूरिंग द 6th century BCE, the development of towns helped the development of trade and commerce. The sethi was a high level businessman who was associated with the trade and also the money lending. तो जो सेठी थे ये बेसिकली हाई लेवल बिजनेसमैन हुआ करते थे जो ट्रेड और मनी लेंडिंग से एसोसिएटेड थे। Next question. When did the Battle of Hydaspes take place? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 326 BC में बैटल ऑफ हाइडस्पिस लड़ा गया था। सो बैटल ऑफ हाइडस्पिस, जिसे बैटल ऑफ झेलम के नाम से भी जाना जाता है। सो द पार्ट इट वाज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर अगेंस्ट पोरस, जिनका रियल नेम था पुरु, और जो रिजल्ट था दैट वाज अ ग्रीक विक्ट्री, यानी अलेक्जेंडर वन दिस बैटल ऑफ हाइडस्पिस विच वाज फॉट इन द ईयर 326 BC। इसकी लोकेशन बैंक्स ऑफ झेलम के पास है और पंजाब जो पाकिस्तान का है यहाँ पर ये सिचुएटेड है, और ईयर आपने याद रखना है 326 BCE। What was the major trans-regional route towards the northern part of India called in 6th century BCE? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर पथ। तो उत्तर पथ नाम दिया गया था टू द मेजर ट्रांस रीजनल रूट जो था टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन द 6th century BCE. So the two major trans regional routes in the 6th century BCE were called as उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ। तो जो नॉर्दर्न के टुवर्ड्स जो रास्ता था उसको उत्तर पथ के नाम से जाना जाता था, और साउथ की तरफ का जो रास्ता था दैट वाज कॉल्ड एज दक्षिण पथ। उत्तर पथ फॉर नॉर्दर्न इंडिया विच स्ट्रेच्ड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट across the Indo-Gangetic plains to the port city of Tamaralipti on the Bay of Bengal. Next question. Which of the following Pal ruler appointed Veeradev as the head of Nalanda monastery?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवपाल। तो देवपाल ही वॉज अ पाल रूलर जिन्होंने वीर देव को बनाया था एज द हेड ऑफ नालंदा मोनेस्ट्री। तो जो नालंदा मोनेस्ट्री थी इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था कुमारगुप्त ने। So Devpal granted the request of Shailendra dynasty king, that was Bal Putra Dev, to grant 5 villages to the monastery at Nalanda. He also appointed Veer Dev as the head of the Nalanda monastery. So next question देख लेते हैं. Next question है the Kalbhras ruled in which of the following regions? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के रीजन पे रूल किया था कालभ्रास ने। तो कालभ्रास रूल्ड द रीजन ऑफ तमिलनाडु। सो दे वर रिफर्ड टू एज एविल रूलर्स as they overthrew innumerable kings. They also put an end to the Brahmadeya rites. They patronized Buddhist monasteries. So they basically patronized the Buddhist monasteries और इनको एविल किंग्स के नाम से भी जाना जाता है, एविल रूलर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इन्यूमरेबल किंग्स को ओवरथ्रू करा और उनको बेसिकली उनको किल करा. नेक्स्ट क्वेश्चन, therefore they are regarded as evil kings. Next question, which of the following Chalukya king fought with the Yashovarman? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विजयादित्य. तो विजयादित्य ही वॉज द चालुक्य किंग जिन्होंने लड़ा था यशोवर्मन के साथ. सो अकॉर्डिंग टू सम इंस्क्रिप्शंस ड्यूरिंग द रीन ऑफ चालुक्य किंग विनादित्य, who ruled from 681 AD to 696 AD of Badami, his son Vijayaditya fought with the lord of the whole northern regions, Yashovarman. So you have to remember this. तो यशोवर्मन के साथ लड़ा था विजयादित्य ने यशोवर्मन, जिनको कहा जाता था लॉर्ड ऑफ द होल नॉर्दर्न रीजन्स. इनके साथ बैटल लड़ा था चालुक्य किंग विजयादित्य ने. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. Next question, which of the following was called as the chief cavalry officer during the Harsh administration? Right answer will be option number C यानी कि कुंतला. So Kuntala was the name given to the chief cavalry officer during the reign of हर्षवर्धन. तो हर्ष के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर जो चीफ कैवलरी ऑफिसर थे उनको किसके नाम से जाना जाता था? कुंतला के नाम से जाना जाता था. सो हर्ष आर्मी consisted of infantry, cavalry, elephant and camel corps. Harsh's cavalry was 1 lakh strong and elephant corps consisted of 60,000 elephants. The chief cavalry officer was called as a Kuntala. Next question, which pillar edict of Ashoka is longest of all pillars? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी यानी कि 7th. तो अशोका के जो 7th पिलर था उसको वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अशोका पिलर के नाम से जाना जाता है. यानी कि अशोका का जो 7th पिलर एडिक्ट था ये सबसे लंबा पिलर एडिक्ट था. So 7th pillar edict of Ashoka mentions about the धम्म महत्तास. तो धम्म के बारे में बेसिकली बताता है, धम्म महत्तास के बारे में बताता है अशोका का 7th pillar edict जो लॉन्गेस्ट पिलर एडिक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस गायत्री मंत्र इज एड्रेस्ड टू. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सावित्री. तो गॉड सावित्री को एड्रेस किया जाता है गायत्री मंत्र. सो द थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेद कंसिस्टेड ऑफ द गायत्री मंत्र विच वॉज कंपाइल्ड इन द प्रेज ऑफ सन गॉड सावित्री. इट वॉज कंपोज बाय द सेज विश्वामित्र. तो विश्वामित्र जी ने कंपोज किया था गायत्री मंत्र को. Next question, in which state of India Neolithic site named as दाऊजली हेडिंग is located? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि असम. तो असम में लोकेटेड है ये नियोलिथिक साइट जिसका नाम है दाऊजली हेडिंग. तो दाऊजली हेडिंग इज लोकेटेड इन असम. इट इज वन ऑफ द मोस्ट known sites of entire northeast India, located in a low hillock having an altitude of 1000 feet. Next question, Who was the court poet of समुद्रगुप्त? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि हरिसेन. तो हरिसेन ही वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त. तो समुद्रगुप्त हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन नेपोलियन, हरिसेन वॉज हिज कोर्ट पोएट हु रोट अलाहाबाद प्रशस्ति एंड गेव अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट. तो हरिसेन इन्होंने अलाहाबाद प्रशस्ति को भी लिखा था, ये आपने ध्यान में रखना है. और ये समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे और इन्होंने डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त भी दिए थे.
यानी कि समुद्रगुप्त ने जितने भी कॉन्कर्स जो उनकी फेमस कॉन्क्वेस्ट थे वो भी मेंशन किए हैं इन इलाहाबाद प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ऋग्वेदिक दशार्जन युद्ध यानी कि बैटल ऑफ 10 किंग्स द भरतास इमर्ज्ड एज विनर्स ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परुशनी रिवर के बैंक पर जो बैटल ऑफ 10 किंग्स लड़ा गया था उसमें भरतास जीते थे, तो परुशनी रिवर आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड कार्बन डेटिंग सिस्टम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि विलियर्ड लिबी। तो विलियर्ड लिबी इन्होंने डेवलप किया था कार्बन डेटिंग सिस्टम को। सो इन 1946 विलियम लिबी डेवलप्ड अ मेथड फॉर डेटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय मेजरिंग देयर कंटेंट ऑफ कार्बन 14, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। तो 1946 में विलियर्ड लिबी ने डेवलप की थी कार्बन डेटिंग प्रोसेस, ये आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ कलहंस बुक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राज तरंगिनी। तो राज तरंगिनी बुक के जो ऑथर हैं वो हैं कलहन। तो राज तरंगिनी जिसका मतलब होता है द रिवर ऑफ किंग्स इज अ लेजेंडरी एंड हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, particularly the kings of Kashmir. It was written in Sanskrit by Kashmiri historian called as Kalhan. Next question. So next question है, next question, the majority of early stone age tools in India were made of. Right answer will be option number A, यानी कि quartzite. So majority of the tools which of early age they were made up of quartzite. You have to remember this. So the raw materials used for making the stone tools were largely of different kinds of stones, including quartzite, chert, and sometimes even quartz and basalt, etc. तो जो early age के जो tools थे वो quartzite, basalt और क्वार्ट्ज से बने थे, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1921। तो 1921 में जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी इसको डिस्कवर किया गया था। सो द हरप्पन सिविलाइजेशन वाज आइडेंटिफाइड इन द ईयर 1921 एट हरप्पा in the Punjab region, and then in 1922 at Mohenjo-daro near the Indus River in the Sindh region of India. इन द सिंध रीजन, बेसिकली सिंध रीजन में जो इंडस रिवर के पास जो हरप्पन सिविलाइजेशन है इसको डिस्कवर किया गया था इन द ईयर 1921. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ट देयर हाउसेस ऑफ। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पक्का ब्रिक्स और बेक्ड ब्रिक्स। तो बेक्ड ब्रिक्स से बने थे ऑफ हाउसेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन. द हाउसेस इन द सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर मेड अप ऑफ बेक्ड bricks. Also, these houses opened into small lanes or courtyards. Next question, which Buddhist council was held during the reign of Kanishk? Right answer will be option number D, यानी कि fourth Buddhist council हुई थी कनिष्क के टाइम पर. So the fourth Buddhist council was held under the patronage of Kanishk in Kashmir in 72 AD. ये भी आपने ध्यान में रखना है, कनिष्क के टाइम पर कश्मीर में 72 AD में fourth Buddhist council हुई थी. Next question, which among the following was called as the cradle of humankind? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट. तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को कहा जाता था एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड. अफ्रीका इज ऑफन रिफर्ड एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड बिकॉज ह्यूमन लाइफ इज ओरिजिनेटेड देयर. सो इट इज बिलीव दैट जो ह्यूमन लाइफ थी वो अफ्रीका में ओरिजिनेट हुई थी, देयरफॉर इट इज रिगार्डेड एज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड. द नेम अप्लाइज मोर स्पेसिफिकली टू अ रीन इन साउथ अफ्रीका where fossil remains of several human ancestors have been found. Next question, Alexander and the army of Porus camped on the opposite banks of which river? Right answer हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि झेलम river. So option B will be the correct answer. The battle of Hydaspes was fought between Alexander the Great and Porus in May 326 BC. तो 326 BC में अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में बैटल ऑफ हाइडस्पिस लड़ा गया था. It took place on the banks of Hydaspes river in Punjab as a part of Alexander's Indian campaign. Next question, in which year Vardhaman Mahavir was born?
राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी 540 BC में महावीर, लॉर्ड महावीर का जन्म हुआ था। तो वर्धमान महावीर वॉज बॉर्न इन 540 BC एट कुंडली ग्राम विच इज नाउ लोकेटेड इन बिहार। तो बिहार के कुंडली ग्राम में जो महावीर थे इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रॉक एडिक्ट अशोका मेंशन्ड एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मेजर रॉक एडिक्ट फिफ्थ। तो जो फिफ्थ मेजर रॉक एडिक्ट था इसमें अशोका ने मेंशन किया था दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज माय चाइल्ड। सो इट इज इन द मेजर रॉक एडिक्ट फिफ्थ Ashoka mentioned every human is my child. He had concerns about the policy towards slaves. तो जो ये स्टेटमेंट है ये दिखाता है अबाउट द कंसर्न ऑफ किंग अशोका टुवर्ड्स हिज स्लेव्स, यानी अपने जो स्लेव्स थे उनके स्लेव्स के प्रति उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो शो करता है। दिस रॉक एडिक्ट ऑल्सो रिफर्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामत्ता फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 12th ईयर ऑफ हिज रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द बैटल ऑफ कलिंगा टेक प्लेस। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 261 BC में बैटल ऑफ कलिंगा लड़ा गया था। तो द बैटल ऑफ कलिंगा वाज फॉट इन 261 BC. इट वाज फॉट बिटवीन अशोका एंड द किंग अनंत पद्मानभन ऑफ कलिंगा। तो अनंत पद्मानभन एंड लॉर्ड और किंग अशोका के बीच में हुआ था बैटल ऑफ कलिंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉटरी। तो पॉटरी के लिए फेमस है इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये सिटी विच इज कॉल्ड एज कालीबंगन। सो इट वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1953. इट इज़ फेमस फॉर पॉटरी एंड ब्लैक बैंगल्स। तो पॉटरी और ब्लैक बैंगल्स यानी कि काली चूड़ियों के लिए फेमस है कालीबंगन, ये आपने ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध बिलोंग्ड टू विच क्लैन। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, साक्य क्लैन। तो गौतम बुद्ध ये साक्य क्लैन को बिलोंग करते थे। सो ही वॉज बॉर्न इन 564 BC एट लुम्बिनी प्रोविंस इन नेपाल एंड ही डाइड एट कुशीनगर। ये भी आपने ध्यान में रखना है। इनका फुल नेम था सिद्धार्थ गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ मैन इन पैलियोलिथिक एज वॉज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फायर लिटिंग। तो फायर इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ मैन इन द पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक पीरियड को माना जाता है अबाउट 2 million BC to 10,000 BC. द डिस्कवरी ऑफ फायर वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट. इम्पॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स आर कलादगी बेसिन, भीमबेटका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमपी में लोकेटेड है, एंड हुंगसाई, कुर्नूल केव्स एंड नर्मदा वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रीक राइटर कॉल्ड चंद्रगुप्त मौर्य एज सेंड्रोकॉटस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जस्टिन। तो जस्टिन ही वॉज अ ग्रीक राइटर जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोक्रेटिस का टाइटल दिया था। सो जस्टिन द ग्रीक राइटर ऑफ एपिटोम had mentioned Chandragupta Maurya as Sandrocotus. It was identified by William Jones. तो ऐसा किसने आइडेंटिफाई किया था? विलियम जोन्स ने आइडेंटिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पुष्यमित्र शुंग वॉज द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी. पुष्यमित्र शुंग laid the foundation of Shung dynasty by assassinating Brihadatta Maurya, the last ruler of Mauryan Empire. He was commander-in-chief in the army of Mauryan emperor, और इनके सक्सेसर कौन थे? अग्निमित्र was the successor of पुष्यमित्र शुंग, who was the founder of the Shung dynasty. So let's move towards the next question now. Next question है, the Muslim scholar who accompanied Mahmud of Ghazni during the Indian expedition was. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अल बिरूनी. सो अल बिरूनी ही वॉज अ मुस्लिम स्कॉलर हु अकम्पनीड महमूद ऑफ गजनी ड्यूरिंग द इंडियन एक्सपीडिशन. सो अल बिरूनी ही वॉज द पर्शियन स्कॉलर हु अकम्पनीड महमूद गजनवी टू अफगानिस्तान एंड इंडिया. ये आपने ध्यान में रखना है. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, महापद्मानंद. तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महापद्मानंद. इनको ऑफन कहा जाता है एज द फर्स्ट एम्परर, एज द फर्स्ट
एम्प्रर जिन्होंने इंडिया में एम्पायर्स को बिल्ड करना स्टार्ट किया। फिर द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, महापद्मानंद। तो महापद्मानंद, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द Nand dynasty, is often described as the first empire builder of the Indian history. Next question, which of the following rivers is the most described river in the Rig Veda? Right answer for this question will be option number A, यानी कि सिंधु. So Sindhu was the river which was most described in the Rig Veda, which was the first Ved, और जो सबसे ज़्यादा prominent river थी वो थी सरस्वती river. So the most mentioned river in the Rig Veda is Indus river, which is also called as Sindhu river, followed by Saraswati river. तो first number पर थी सिंधु, second number पर थी सरस्वती, but the most prominent river was Saraswati river. Next question, Buddha took his last meal in the capital city of which of the following Mahajanpad? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मल्ला. तो मल्ला जो एक महाजनपद था, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने अपना लास्ट मील लिया था. तो मल्लास वॉज वन ऑफ द 16 महाजनपद ऑफ द 6th century BCE. Its capitals were Kushinara and Pava. So these were the two capitals of Mallas. It was at Pava where Buddha took his last meal and was टेकन इल. तो देखिए, पावा पर गौतम बुद्ध ने अपना लास्ट मील लिया था और उसके बाद वो बीमार पड़ गए थे, एंड आफ्टर दैट ही डाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका इज फेमस फॉर. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि केव पेंटिंग्स के लिए फेमस है भीमबेटका, विच इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. सो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स वर इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन 2003. तो 2003 में भीमबेटका को इंक्लूड कर दिया था बाय यूनेस्को एज एन हेरिटेज साइट, एज एन वर्ल्ड हेरिटेज साइट. दे आर फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर देयर केव पेंटिंग्स दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द 8000 BC. तो देखिए, जो भीमबेटका की पेंटिंग्स हैं वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस के बारे में हमें बताती हैं, जो 8000 BC के आसपास प्रेजेंट था. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो एंड हरप्पा वाज व्यूड बाय. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर जॉन मार्शल. तो सर जॉन मार्शल, इन्होंने वाइस किया था टू द एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो एंड हरप्पा. वाइस मीन्स हेयर हेड किया था बेसिकली एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदारो एंड हरप्पा. सो अंडर द गाइडेंस ऑफ सर जॉन मार्शल 1500 sites were excavated. Two archaeologists, Dayaram Sahani and R.D. Banerjee, led the excavations at Harappa and Mohenjo-daro respectively. यानी कि excavation of Mohenjo-daro, it was done by R.D. Banerjee, and the excavation of Harappa was done by Dayaram Sahani. Next question, by which name Burma was known to the people of ancient India? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्ण भूमि. सो बर्मा वॉज कॉल्ड एज स्वर्ण भूमि इन द एंशियंट इंडिया. सो स्वर्ण भूमि इज अ संस्कृत टर्म मीनिंग द गोल्डन लैंड और द लैंड ऑफ गोल्ड कॉइन्ड बाय द एंशियंट इंडियंस, विच रिफर्ड ब्रॉडली टू द साउथ ईस्ट एशियन रीजन. तो जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है उसको बेसिकली स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था इन द एंशियंट इंडिया, विच मीन्स गोल्डन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is the oldest empire? Right answer will be option B, यानी कि Mauryan Empire. So Mauryan Empire is considered to be the oldest empire among the following among the given options. So the Mauryan Empire was the first pan-Indian empire. It covered most of the Indian region and was founded in 321 BCE में इसका formation हुआ था. Next question, the name of the composer of Mahabhashya is. राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, पतंजलि. तो पतंजलि इन्होंने लिखा था महाभाष्य, ये आपने ध्यान में रखना है. एंड पतंजलि ही वाज आल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ आयुर्वेद. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्टली कॉइन्स ऑफ सातवाहनास टाइम वर मेड अप ऑफ विच मेटल? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेड. तो लेड के बने थे मोस्ट ऑफ द कॉइन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सातवाहना डायनेस्टी. दे मोस्टली इशूड द कॉइन्स ऑफ लेड विच इज़ फाउंड ऑन द डेक्कन, एंड ऑल्सो कॉइन्स ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज. तो कॉपर और ब्रॉन्ज के अलावा जो मोस्ट ऑफ द कॉइन्स थे ऑफ सातवाहना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सातवाहनास, दे वर मेड अप ऑफ लेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, Indus Valley Civilization is a.
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज द इंडस civilization or Harappan civilization was a Bronze Age civilization in the northwestern regions of South Asia lasting from 3300 BCE to 1300 BCE. नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच कंट्री इज अंकोर वाट टेम्पल लोकेटेड. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कॉम्बोडिया. तो अंकोर वाट टेम्पल इट इज लोकेटेड इन कॉम्बोडिया एंड अंकोर वाट इज एन इनॉमरस बुद्धिस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड in the northern Cambodia. It was originally built in the first half of the 12th century as a Hindu temple. तो originally इसे 12th half century में बनाया गया था as a Hindu temple, but now it is an Buddhist temple located in Cambodia. What? Angkor Wat. नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऋषभ देव. तो ऋषभ देव ही इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म रिलीजन. सो ऋषभ देव इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म. ही इज द फर्स्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म एंड इज ऑल्सो सेड टू हैव लिव्ड मिलियन ईयर्स अगो. तो देखिए जो फर्स्ट तीर्थंकर थे जैनिज्म में वो थे ऋषभ देव जिनका सिंबल था बुल. ये भी आपने ध्यान में रखना है. Next question. Division of the Vedic society into 4 classes is clearly mentioned in the. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुरुष सूक्त ऑफ ऋग्वेद. तो ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस मेंशन्ड है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो द डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इज क्लियरली मेंशन्ड इन द पुरुष सूक्त ऑफ द ऋग्वेद. नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वैदिक गॉड was a breaker of the forts and also a war god. तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंद्र. तो लॉर्ड इंद्र इनको कहा जाता है एज द ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स या फिर वॉर गॉड के नाम से भी इनको जाना जाता है. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड वॉज इंद्र ऑल्सो नोन एज पुरंदर और द ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स इन द ऋग्वेद. तो लॉर्ड इंद्र को कहा जाता है एज द ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स यानी कि किलों को तोड़ने वाले या फिर युद्ध के देवता भी कहा गया है इन द ऋग्वेद. Next question. There are similarities between the seals found at Mohenjo-daro and. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सुमेरिया. तो सुमेरियन जो सिविलाइजेशन थी यहाँ पर और मोहनजोदारो की जो सील्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई गई है. वन सील फ्रॉम मोहनजोदारो शोज अ हाफ ह्यूमन हाफ बफेलो मॉन्स्टर अटैकिंग अ टाइगर. तो ऐसी एक सील मोहनजोदारो से पाई गई है. कभी आपसे पूछा जाए आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा अबाउट द सील. सो आपका आंसर हो जाएगा ऐसी सील मोहनजोदारो से पाई गई है. दिस मे बी अ रेफरेंस टू द सुमेरियन मिथ ऑफ अ मॉन्स्टर क्रिएटेड बाय अरुरु. तो ऐसा ही जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है वहाँ पे एक ऐसा सुमेरियन सिविलाइजेशन में एक ऐसी माइथोलॉजिकल बिलीफ है कि वहाँ पर भी एक मॉन्स्टर एक ऐसा ही मॉन्स्टर पाया गया है विच वॉज क्रिएटेड बाय अरुरु. तो ऐसा मॉन्स्टर हु वॉज हाफ ह्यूमन एंड हाफ बफेलो who was attacking a tiger. Next question. Dash is also known as the light of Asia. राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध वॉज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया और द एनलाइटेंड वन. सो गौतम बुद्ध इज ऑल्सो नोन एज द लाइट ऑफ एशिया या फिर द एनलाइटेंड वन भी इन्हें कहा जाता है. सो गौतम बुद्ध प्रीच्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ. Next question. The earliest occurrence of the mantra famous as Gayatri Mantra is found in which of the following text? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि ऋग्वेद में पाया गया है गायत्री मंत्र यानी गायत्री मंत्र इट इज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद. सो गायत्री मंत्र वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड इन ऋग्वेद एंड वाज रिटन इन संस्कृत. तो संस्कृत लैंग्वेज में ये लिखा गया है अराउंड 2500 to 3500 ईयर्स बैक. नेक्स्ट क्वेश्चन. At which of the following Harappan sites was a supposed dockyard being found? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लोथल में पाया गया है डॉक यार्ड इन हरप्पन सिविलाइजेशन. ये आपने ध्यान में रखना है. लोथल इट इज लोकेटेड इन गुजरात. सो लोथल वाज वन ऑफ द साउदर्न मोस्ट साइट्स ऑफ द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड इन द भाल रीजन ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात. तो गुजरात का जो भाल रीजन है यहाँ पर लोथल सिचुएटेड है. इसकी लोकेशन है सारगावाला इन गुजरात. Next question. The utensils of Indus Valley people were mainly made up of. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्ले. देखिए क्ले से बने थे यूटेंसिल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के. सो इन इंडस वैली सिविलाइजेशन यूटेंसिल्स वर मेड अप ऑफ क्ले मेनली. नेक्स्ट क्वेश्चन.
ऑन विच रिवर बैंक द वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरस्वती बैंक के सरस्वती रिवर के बैंक में जो वैदिक सिविलाइजेशन थी इसने फ्लरिश किया। सो वैदिक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड along the river Saraswati. The Vedic period is estimated to be from 1500 BC to 500 BC के आसपास का पीरियड माना जाता है व्हाट, वैदिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच उपनिषद इज द फ्रेज सत्यमेव जयते यानी कि ट्रुथ अलोन ट्रियम्स मेंशन्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया टेकन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंडका उपनिषद। तो देखिए जो मुंडका उपनिषद है यहाँ से जो ये फ्रेज है सत्यमेव जयते यानी कि ट्रुथ अलोन ट्रियम्स, जिसका मतलब होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, मेंशन्ड बिलो जो मेंशन्ड है, जो एम्बलम ऑफ इंडिया है उसके नीचे ये फ्रेज मेंशन्ड है, तो ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। सो द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया is taken from Mundaka Upanishad. This motto means that truth alone triumphs. It is written in देवनागरी स्क्रिप्ट। तो देखिए ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, आपने ये भी ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following metals was not known to the people of Indus Valley civilization? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आयरन। तो आयरन के बारे में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे दे वर नॉट अवेयर अबाउट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप विच वॉज नॉट नोन टू द वैदिक पीपल इज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टोबैको। तो देखिए जो वैदिक सिविलाइजेशन के लोग थे उनको टोबैको के बारे में नहीं पता था। तो वीट, बार्ले एंड राइस वर द मेजर फूड ग्रेन्स कंज्यूम्ड ऑफ वैदिक पीपल। टोबैको वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, which among the following places have given the earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मेहगढ़। तो मेहगढ़ जो पाकिस्तान में लोकेटेड है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अर्लीस्ट एविडेंस प्रोवाइड करता है, यानी सबसे पहले का जो एविडेंस है वो प्रोवाइड करता है ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का जो ओल्डेस्ट जो एविडेंस है वो हमें मेहगढ़ से मिलता है। सो लोकेटेड इन पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान, Mehigar provides the earliest evidence of settled agriculture in the subcontinent and probably South Asia. Next question, under which tree did Queen Maya Devi give birth to Gautam Buddha? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साल ट्री। तो साल ट्री के अंडर जो क्वीन माया देवी थी इन्होंने बर्थ दिया था गौतम बुद्ध को। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और फेमस है कि कौन से ट्री के अंडर गौतम बुद्ध इन्होंने इनलाइटनमेंट को अचीव किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा फिग ट्री। तो फिग ट्री के अंडर किया था साल्वेशन को अटेन, ये आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद से ये फिग ट्री बोधि ट्री के नाम से भी जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी वॉज। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त ही वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी। द गुप्त डायनेस्टी दैट डोमिनेटेड नॉर्थ इंडिया वॉज फाउंडेड बाय श्रीगुप्त। तो नॉर्दर्न इंडिया को डोमिनेट करा था गुप्त डायनेस्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ कालिदासास मालविकाग्नि मित्रम। तो मालविकाग्नि मित्रम के जो हीरो थे ही वॉज अग्निमित्र शुंग। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो अग्निमित्र शुंग ही वॉज द सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग एंड ही पुष्यमित्र शुंग वॉज द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी। अग्निमित्र वॉज द हीरो ऑफ मालविकाग्नि मित्रम ऑफ कालिदास। He belonged to the Bhimika family while he was listed as Shung by the Purans. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अनडिसाइफरेबल। तो देखिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी उसे अभी तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। सो it is still undecipherable. So people living in the Harappa or Mohenjo-daro today are even more likely to be the inheritors of the civilization. Next question, who was the greatest ruler of the Chalukya dynasty?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुलकेशिन सेकेंड वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी. इट वॉज अंडर हिज रीन दैट चालुक्य किंगडम एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोस्ट ऑफ द डेक्कन रीजन एंड बाय एक्सटेंशन दैट एंटायरली ऑफ पेनिनसुलर इंडिया. तो देखिए पुलकेशिन सेकेंड के टाइम पर जो चालुक्य किंगडम था उसने मोस्ट ऑफ द रीजन ऑफ डेक्कन डेक्कन प्लेटो का जो रीजन था उसे अपने अंडर ले लिया था और काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन किया था पुलकेशिन सेकेंड ने. तो इसलिए इनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर कंसिडर किया जाता है चालुक्य डायनेस्टी का. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिफीटेड हर्षवर्धन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिफीटेड हर्षवर्धन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पुलकेशिन सेकेंड. तो देखिए हर्षवर्धन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया, ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकेंड एंड ही वॉज अ चालुक्य रूलर. तो द चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकेंड डिफीटेड किंग हर्षवर्धन इन अ बैटल दैट वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर. नर्मदा रिवर के बैंक में इन दोनों के बीच में बैटल लड़ा गया था जिसमें पुलकेशिन सेकेंड डिफीटेड हर्षवर्धन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, थानेसर टू कन्नौज. तो थानेसर से कन्नौज में शिफ्ट कर दी थी हर्षवर्धन ने अपनी कैपिटल. हर्षवर्धन शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू कन्नौज. और डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो हर्ष ही बिलोंग्स टू पुष्यभूति रिलीजन एंड ही वॉज एंड शैविज्म और बुद्धिज्म इनका था रिलीजन. इनकी डायनेस्टी थी पुष्यभूति डायनेस्टी और यहाँ पे रिलीजन था शैविज्म एंड बुद्धिज्म. तो earlier he was a devotee of Lord Shiva and later part of his life, in the later part of his life he adopted Buddhism. So next question, who was the teacher of Chandragupta Maurya. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाणक्य. तो चाणक्य ही वॉज द preacher of Chandragupta Maurya or the we can say the teacher of Chandragupta Maurya. So Chandragupta's guru was Chanakya, with whom he studied as a child and with whose counsel he built the empire. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो एक्सपेंशन किया था अपने एम्पायर का, जो फॉर्मेशन किया था अपने एम्पायर का, दैट वाज बिकॉज ऑफ हिज टीचर हु वाज चाणक्य. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ गुप्त एम्पायर. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गरुड़. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. द सिंबल ऑफ गुप्त एम्पायर वाज अ गरुड़ विच वाज अ माइथोलॉजिकल क्रिएचर दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमन एंड एन ईगल. तो गरुड़ ये एक माइथोलॉजिकल पिक्चर है, हम कह सकते हैं माइथोलॉजिकल एक कैरेक्टर है जो आधा ईगल और आधा ह्यूमन बीइंग है एंड इट बिलोंग्स टू हिंदुइज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, in whose reign did the first Chinese traveler come to India. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त सेकेंड. तो चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पर द फर्स्ट चाइनीज ट्रेवलर हु वाज कॉल्ड एज फाहियान, हु वाज अ चाइनीज मॉन्क, ट्रेवल टू इंडिया इन सर्च ऑफ ग्रेट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स. तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स के लिए ही फाहियान ने भी इंडिया विजिट किया था. ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द reign ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रिवर्स बैंक वॉज हरप्पा सिचुएटेड. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रावी रिवर के बैंक में हरप्पा सिटी लोकेटेड थी. हरप्पा विलेज इन ईस्टर्न पंजाब प्रोविंस ऑफ ईस्टर्न पाकिस्तान. इट लाइज ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ अ नाउ ड्राई कोर्स ऑफ द रावी रिवर. तो रावी रिवर के बैंक में सिचुएटेड था हरप्पा, ये आपने ध्यान में रखना है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सामवेद इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंडियन. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि म्यूजिक इन आर्ट. तो इंडियन म्यूजिक और आर्ट का जो प्राइमरी सोर्स है दैट इज इन सामवेद. Samved derives its roots from Saman, which means melodies. It is a collection of melodies. The Samved had 1,549 hymns. All hymns excluding 75 were taken from Rigved. So this Ved is an important for Indian म्यूज़िक. तो इंडियन म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सामवेद का, ये आपने ध्यान में रखना है. और बेसिकली इसमें 1549 हेम्स इंक्लूडेड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the Vedic period the society was divided into dash classes called as varnas. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 क्लासेस में डिवाइडेड था हमारी वैदिक सोसाइटी जिनको वर्ण कहा जाता था. सो इन वैदिक क्लास इन द ऋग वैदिक पीरियड द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस और वर्णास. द 4 वर्णास वर ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. सो दीज वर द 4 क्लासिफिकेशन विच वॉज मेंशन्ड इन द ऋग्वेद.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिक्ट्स ऑफ अशोका वर रिटन इन विच लैंग्वेज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि प्राकृत। तो अशोका के जो एडिक्ट थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, बिकॉज प्राकृत लैंग्वेज वॉज द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द पीपल। तो एंड संस्कृत वॉज ओनली नोन टू स्कॉलर्स। तो देखिए जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो कॉमन लैंग्वेज थी, इसलिए जो अशोका के एडिक्ट्स थे वो कॉमन लैंग्वेज में लिखे गए थे, ताकि कॉमन पीपल को भी जो अशोका ज्ञान देना चाहते हैं उन कॉमन पीपल तक भी वो ज्ञान पहुंच सके। सो द एडिक्ट्स आर कंपोज्ड इन नॉन स्टैंडर्डाइज्ड एंड archaic forms of Prakrit. Next question, the last Tirthankar of Jainism was? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महावीर। तो महावीर, लॉर्ड महावीर, ही वॉज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। ही वॉज द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म एंड हिज predecessor was पार्श्वनाथ, who lived about 250 years earlier। तो इनसे पहले जो तीर्थंकर थे ही वॉज पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, by what name is Ashoka commonly known in his inscriptions? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे अशोका इन हिज इंस्क्रिप्शंस। सो in the Bhabru edict, the Mauryan emperor Ashoka refers himself as Priyadarshi Laje Magade. So Priyadarshi, king of Magad. तो प्रियदर्शी का मतलब था प्रियदर्शी was regarded as the Priyadarshi, the king of Magad. In this edict ही स्टेट्स हिज फेथ इन बुद्धा। तो अपनी एडिक्ट्स में वो फेथ बताते हैं अशोका इन लॉर्ड बुद्ध। क्वेश्चन, ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ चंद्रगुप्त मौर्य अडॉप्टेड विच रिलीजन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जैनिज्म। तो अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था। चंद्रगुप्त मौर्य फॉलोड जैनिज्म आफ्टर रिटायरिंग व्हेन ही रीअनाउंस्ड हिज थ्रोन एंड मटेरियल पोजेशंस टू जॉइन अ वॉन्डरिंग ट्रिप of Jain monks. Chandragupta was a disciple of Jain monk called as Acharya Bhadrabhanu। तो इनके जो गुरु थे हम कह सकते हैं वो थे आचार्य भद्रभानु। So Chandragupta, he was the disciple of Acharya Bhadrabhanu who was a Jain monk. Next question, the famous Vishnu temple at Angkor Wat in Cambodia was built by? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सूर्यवर्मन सेकंड। तो देखिए सूर्यवर्मन सेकंड इन्होंने बनवाया था, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्यवर्मन सेकंड इन्होंने बनाया था अंकोर वाट टेम्पल ऑफ कैम्बोडिया। सो अंकोर वाट इज एन आर्किटेक्चरल masterpiece and the largest religious monument in the world, covering an area 4 times of the size of the Vatican City। Vatican City जो smallest country है वर्ल्ड की, तो इसका 4 times है अंकोर वाट का साइज। It was built by Khmer king Suryavarman II in the first half of the 12th century। Next question, which Mauryan ruler established Sanchi Stupa? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अशोका। तो अशोका ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सांची स्तूपा। तो सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोका ने। सो द सांची स्तूपा, द ग्रेट सांची स्तूपा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन इंडिया एंड एन इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। इट वॉज ओरिजिनली कमीशन बाय मौर्यन एम्परर अशोका द ग्रेट in the 3rd century BCE। Next question, in which state of India is अतरंजी खेड़ा situated? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है अतरंजी खेड़ा। द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ अतरंजी खेड़ा इज लोकेटेड इन इटाह ऑफ उत्तर प्रदेश। Alamgirpur is an ancient site of Indus Valley civilization that is situated on the bank of Hindon River। ये भी आपने ध्यान में रखना है। आलमगीर एक इम्पॉर्टेंट IVC की एक साइट है जो हिंडन रिवर के बैंक में सिचुएटेड है। इसके अलावा अतरंजी खेड़ा भी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो यूपी में सिचुएटेड है। तो इसके साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई और आपका है ये होमवर्क क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश a very all the best for your coming examination. I hope you all may succeed in your lives.